हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सारथी कॉमर्स क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12th के अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर का नाम है गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, आई वेब खाता होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। आई वेब खाता क्या होता है? तो आई वेब खाता होता है नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है ना, नाम मात्र खाता हो जाएगा। क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबर फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब सो इन। देखिए, क्लब द्वारा लाइफ मेंबर फीस जो प्राप्त होता है उसको कहाँ पे दिखाया जाता है? तो आर्थिक चिट्ठा में। ठीक है ना, इन बैलेंस शीट में दिखाया, बैलेंस शीट में कैपिटल साइड दिखाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज। प्राप्ति एवं भुगतान खाता की प्रकृति क्या है? देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में हम क्या करते हैं? नगद नगद लेन देन का सारांश होता है। ठीक है, नगद कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट करते हैं, तो इसलिए नगद लेन देन के सारांश होने के कारण ये क्या है? रियल अकाउंट्स हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, आई वेब खाता बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आई वेब खाता किस किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है? तो लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा बनाया जाता है, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका उद्देश्य समाज का सेवा करना होता है। ठीक है ना, लाभ ना कमाना बल्कि सेवा प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा? लाभ ना कमाने वाली संस्था द्वारा जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, सचिव को मानदेय का भुगतान, पेमेंट ऑफ होनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड। सचिव को मानदेय का भुगतान क्या हो जाएगा? देखिए, अलाभकारी संस्था में जब भी कोई भी लोग जुड़े रहते हैं तो उनको हम सैलरी नहीं देते हैं, बल्कि उनको भेंट स्वरूप गिफ्ट के तौर पर जो है हम कुछ राशि का गिफ्ट के तौर पे उसे दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये संस्था के लिए क्या है? पूंजी क्या हो जाएगा? संस्था के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है ना, आयगत व्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, बकाया चंदा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज। बकाया चंदा क्या हो जाएगा? कहीं पे हमारे मेंबर के पास चंदा बकाया है तो क्या हो जाएगा? वो एसेट्स हो जाएगा। ठीक है ना, बकाया चंदा क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए, लेगसी सोल्ड बी ट्रीटेड एज। क्या हो जाएगा? वसीयत को क्या मानना चाहिए? तो वसीयत को देखिए क्या है, वसीयत उन व्यक्ति से प्राप्त होता है जो मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है मरने उपरांत जो है कोई संस्था के नाम जो है संपत्ति डोनेट कर देता है। ठीक है ना, दान में दे देता है, तो वसीयत जो है किसी व्यक्ति से एक बार प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा? वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट। और इसको दिखाएंगे कहाँ पे? तो बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में दिखाएंगे। ठीक है ना, हाँ, यदि ऑप्शन में कैपिटल रिसिप्ट ना दिया रहे यानी पूंजीगत प्राप्ति ना दिया रहे तो वसीयत को हम कहाँ पे दिखाते हैं? लाइबिलिटी, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, तो हम ए लाइबिलिटी पे सही का चिन्ह लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया हुआ है पूंजीगत प्राप्ति, वसीयत तो है पूंजीगत प्राप्ति, तो कैपिटल रिसिप्ट को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट है तो कैपिटल रिसिप्ट पे लगाएंगे चिन्ह। अगर कैपिटल रिसिप्ट नहीं दिया रहेगा तो हम ए लाइबिलिटीज मान के, क्योंकि हम लाइबिलिटी साइड इसे दिखाते हैं, तो हम ए दायित्व मानते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फिलहाल इसमें पूंजीगत प्राप्ति ही पे ही हम चिन्ह लगाएंगे। चलिए
अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्ति की अधिकता को कहते हैं। एक्सेस The excess of assets over liabilities in a non-trading consignor is remed। क्या हो जाएगा? गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्ति की अधिकता। जब लायबिलिटीज कम होगा और संपत्ति ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? कैपिटल फंड बराबर होता है कैपिटल फंड बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होता है, यानी लायबिलिटी एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाने के बाद क्या बचता है? कैपिटल फंड। जो राशि बच जाता है उसको हम कैपिटल फंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कंसाइनर्स होनरेरियम। देखिए मानदेय क्या है, इससे पहले ही क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। क्या मानदेय जो है आयगत व्यय है, और किनको देते हैं? तो जो व्यक्ति काम करते हैं फर्म में, अलाभकारी संस्था में जो काम करते हैं, उनको जो हम सैलरी ना देके उनको मानदेय भेंट स्वरूप जो है कुछ राशि का भुगतान करते हैं। तो वो राशि क्या हो जाएगा? संस्था के लिए वो राशि क्या हो जाएगा? एन एक्सपेंस, यानी व्यय होता है, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंस होता है तो उसको हम क्या मानेंगे? व्यय मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। और इसको कहाँ पे दिखाते हैं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क यानी एंट्रेंस फीस को हम क्या मानते हैं? तो आयगत व्यय, ए रेवेन्यू इनकम मानते हैं, ठीक है ना। आयगत व्यय, एंट्रेंस फीस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड दिखाते हैं? तो इनकम साइड दिखाते हैं, ठीक है ना। ये रेवेन्यू इनकम है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट दान है स्पेसिफिक डोनेशन। विशिष्ट दान क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट दान जो होगा वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पूंजीगत प्राप्ति होगा। जब भी हम किसी विशेष कार्य के लिए हमको मुझे दान मिलता है अलाभकारी संस्था में, तो हम उसे क्या मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, आय व्यय खाता में लेखा किया जाता है। आय व्यय खाता में किन मदों को लेखा किया जाता है? तो सिर्फ आयगत मदों को लेखा किया जाता है, ठीक है ना। रेवेन्यू आइटम्स का ही लेखा किया जाता है और पूंजीगत मदों को हम इसमें नहीं लिखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब। लाइफ मेंबरशिप हमारे लिए कौन सी प्राप्ति है? तो पूंजीगत प्राप्ति है। देखिए जब भी हम संस्था में कोई किसी मेंबर को बने रहने के लिए जो है कुछ राशि लेते हैं, उसे हम लाइफ मेंबरशिप कहते हैं, ठीक है ना, लाइफ मेंबरशिप। तो उस व्यक्ति से हम बस एक बार ही मिलता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? जो अमाउंट किसी व्यक्ति से एक बार प्राप्त हो तो उसे हम क्या करेंगे? कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क को हम क्या मानते हैं? तो पूंजीगत प्राप्ति होता है, ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्तियां कहाँ पे दिखाई जाती है? तो बैलेंस शीट
में दिखाई जाती है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाई जाती है, तो लायबिलिटी साइड, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में इनको हम दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर्स आर शोइंग। आयगत प्रकृति की सभी मदें कहाँ दिखाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है आपका आय व्यय खाता में, ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में आयगत प्रकृति की जितने भी मदें होते हैं उसको हम दिखाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और पूंजीगत प्रकृति की मदें को किस में हम दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट में पूंजीगत प्राप्ति को कैपिटल साइड में दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूछ रहा है सवाल में, निम्नलिखित में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में है स्कूल। अब देखिए सरकारी स्कूल का क्या है उद्देश्य, बच्चों को पढ़ाना, उसमें तो पैसा नहीं लगता है, तो स्कूल क्या हो गया, अलाभकारी संस्था हो गया। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपको पैसा नहीं लगता है, फ्री में इलाज होता है, तो ये भी जो है अलाभकारी संस्था हो गया। और क्लब, क्लब में आप मान लीजिए कोई डांस क्लब है, खेल क्लब है, तो इन सब का उद्देश्य क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है ना। क्लब जो है, क्लब भी अलाभकारी संस्था हो गया। और लाभकारी साझेदारी फॉर्म, तो देखिए साझेदारी पार्टनरशिप फॉर्म का उद्देश्य क्या होता है, जो लाभ कमाना। तो क्या कह रहा है सवाल में, क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, तो अलाभकारी संगठन कौन सा नहीं है, तो साझेदारी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के डैश पक्ष में दिखाया जाता है। अब देखिए हमें किसी क्लब से मिले चंदा या कोई मेंबर से अग्रिम एडवांस चंदा मिले, तो एडवांस चंदा हमारे लिए क्या होता है, मान चलिए हम अगले 2027 का सब्सक्रिप्शन जो है इसी साल प्राप्त होगा एडवांस में, तो हमें चंदा किस लिए मिलता है भाई, अलाभकारी संस्था में कुछ काम काम के लिए मिलता है, तो वो काम तो हमने अभी तक किया नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, एडवांस चंदा जो है होता है वो एक तरह से लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो इसको कहाँ पे दिखाएंगे, तो इनको जो हम है लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है ना। बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटी साइड में दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन इनकम। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा आय नहीं है, तो देखिए चंदा सब्सक्रिप्शन जो है आय है, डोनेशन भी अलाभकारी संस्था के लिए आय है, सेल ऑफ टिकट, टिकट की बिक्री भी जो है आय है, और ये क्या है, एंडोमेंट फंड निधि, एंडोमेंट निधि यानी एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड किसे कहते हैं, देखिए जब भी कोई कोई संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा जो है दान, स्पेशल दान दिया जाता है, तो स्पेशल मान के चलिए बिल्डिंग बनाने के लिए हमको 1 लाख रुपया मिला है, तो अब 1 लाख रुपया में से तो बिल्डिंग बनने वाला है नहीं, तो हम उस पैसे को क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं, और बैंक में रख के एंडोमेंट फंड से एक अकाउंट्स खोल देते हैं। तो एंडोमेंट फंड जो है हमारे लिए इनकम नहीं है, क्योंकि कुछ विशेष कार्य के लिए हमें जो है दिया गया है पैसा, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोमेंट फंड जो है, एंडोमेंट निधि जो है यह इनकम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिकतर लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसेनर्स। गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिकतर लेन देन किस में होते हैं, तो नगद में होते हैं, ठीक है ना, कैश लेन देन अधिकतर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर, क्योंकि चंदा जो है हमें प्राप्त होगा कैश में प्राप्त होगा, ज़्यादातर जो है कैश में ही, चंदा कहीं पे तो उधार में प्राप्त होता नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लाभ कमाना, समाज की सेवा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, उपरोक्त में सभी, ऑल द एबव। तो देखिए लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना, ठीक है ना, टू सर्वे द सोसाइटी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अलाभकारी संस्था का उद्देश्य क्या होता है, जो कम शुल्क में समाज की सेवा करना, ठीक है ना, कम से कम शुल्क में समाज की सेवा करना इनका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा क्या है, तो चंदा कहीं से भी प्राप्त हो तो वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जो जब भी हम अलाभकारी संस्था या कोई भी कंपनी या पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको हमेशा ऑनर की तरफ से मतलब कंपनी की तरफ से सोचना है, ठीक है ना, अलाभकारी संस्था की तरफ से सोचना है हमें, ठीक है ना। तो आयगत प्राप्ति हो जाएगा। किसी भी संस्था या किसी मेंबर के द्वारा जो चंदा प्राप्त होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है ना, आयगत प्राप्ति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। किसका सारांश है, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में है समस्त पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है ऑप्शन में समस्त आयगत प्राप्ति एवं भुगतानों का, अगला ऑप्शन है समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसका सारांश है, तो समस्त आयगत और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान का, ठीक है ना। प्राप्ति एवं भुगतान, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो पेमेंट रिसिप्ट साइड हम किसका लिखते हैं, समस्त आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को लिखते हैं, ठीक है ना। और पेमेंट साइड में भी हम समस्त आयगत पेमेंट्स और पूंजीगत पेमेंट्स को हम लिखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है थोड़ा सा बनाने वाला है। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000 और वर्ष के अंत में अदद चंदा 8,000 और वर्ष के आरंभ में अदद चंदा 6,000 चंदे से प्राप्त शुद्ध आय होगी, क्या होगी। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान कितना चंदा प्राप्त हुआ है, 50,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द इंड ईयर, यानी वर्तमान ईयर में वर्तमान ईयर के साल के लास्ट में कितना मिला है, 8,000 रुपया बकाया है, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ईयर, और वर्ष के आरंभ में ही है, बकाया कितना है, 6,000 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो वर्ष के दौरान चंदा कितना हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है, ठीक है ना। और उसमें अगला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द इंड ईयर, यानी वर्ष के अंत में जो बकाया है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 8,000 रुपया ऐड करेंगे, 8,000 रुपया ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 58,000 हो जाएगा, 58,000। और उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 6,000 है, यानी वर्ष के प्रारंभ में चंदा जो है बकाया है, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है ना, लेस लेस करेंगे 6,000 रुपया, 0,0,0,2, यानी हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा,
52,000 रुपया। ठीक है ना, 52,000 ऑप्शन सी में है 52,000। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 20,000 रुपया और वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000 रुपया है। आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि होगी, क्या होगी? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स 1,80,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर्स 20,000 रुपया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर्स 10,000 रुपया। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स विल बी। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ष के दौरान सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स कितना मिला है? वर्ष के दौरान 1,80,000। और उसके बाद वर्ष के अंत में अदद चंदा, वर्ष के अंत में अदद चंदा कितना मिला है? 20,000 रुपया। ये इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सॉरी, वर्ष के अंत में 20,000 रुपया बकाया है, तो बकाया को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 20,000 रुपया को हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2,00,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा, यानी साल के लास्ट में जो है अग्रिम चंदा कितना मिला है? 10,000 रुपया। यानी ये जो चंदा है ये अगले वर्ष के लिए है, तो इसको हम क्या करेंगे? हमको तो इस वर्ष का निकालना है चंदा, सब्सक्रिप्शन, तो इसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्लोजिंग एडवांस को लेस करेंगे। लेस क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस को हम लेस करेंगे। कितना है? 10,000 रुपया। तो हो जाएगा 1,90,000। ठीक है ना। ऑप्शन में कितना है? ऑप्शन बी में है 1,90,000 रुपया। 1,90,000 को हम कहाँ पे लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम साइड में हम कितना लिखेंगे? 1,90,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट कट गया है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय की राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्यय को लिखा जाना चाहिए। कहाँ पे लिखा है? सवाल में कहना क्या है? जो आपको विशिष्ट कोष यानी स्पेशल डोनेशन कहीं से मिला है किसी का, मान लीजिए बिल्डिंग बनाने के लिए आपको जो है 1,00,000 रुपया मिला है। ठीक है ना। तो जब हम इस कार्य को करते हैं तो हमको खर्चा मान के चलिए कितना हुआ? 1,20,000 रुपया। यानी स्पेशल फंड में मिला है कितना? 1,00,000 रुपया। ठीक है ना। और खर्च कितना हो रहा है? 1,20,000 रुपया। यही बोल रहा है जो शेष राशि को हम कहाँ पे दिखाएंगे? तो स्पेशल फंड में हम 1,00,000 रुपया दिखाएंगे। ठीक है ना। 20,000 को कहाँ पे दिखाएंगे? तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है ना। आय व्यय खाते के किस साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड में।
डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। उपभोग्य जन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्ति को माना जाता है। ठीक है ना, ऑल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर ट्रीटेड। कहाँ पे दिखाते हैं, तो ये हम रिवेन्यू रिसिप्ट मान के आयगत प्राप्ति। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आयगत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको कहाँ पे दिखाएंगे, तो इनकम साइड में दिखाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 5000 और अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि कितना है, 300 रुपया, और चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि 400 है। आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि क्या होगी। चलिए एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर्स कितना है, 5000 रुपया। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना चंदा मिल रहा है एडवांस के तौर पे, 300 रुपया। ठीक है ना, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर का जो है अमाउंट आउटस्टैंडिंग वर्ष के अंत में बकाया कितना है सब्सक्रिप्शन, 400 रुपया। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5000 रुपया सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स कितना हो जाएगा, 5000 रुपया है। थोड़ा यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स कितना है, 5000 रुपया। चलिए उसके बाद क्या है, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त चंदा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस कितना मिल रहा है आपको, 300 रुपया। तो इस साल में हम क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि अगले साल से संबंधित है, हमको वर्तमान ईयर प्रेजेंट ईयर के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे 300 रुपया को लेस कर देंगे। जीरो जीरो 7 4700 रुपया हुआ। उसके बाद चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि, यानी चालू करेंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है, 400 रुपया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 400 रुपया को हम ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा, 0 0 7 4 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 5100 रुपया। ठीक है ना, ऑप्शन बी में है 5100, तो ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए लाइट तो आ गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि आय 16000 और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी 4300 है तो व्यय होगा। व्यय कितना होगा, तो क्या है, यदि आय 16000, इनकम कितना है 16000 है, और कमी कितना है 4300। ठीक है ना, तो एक फार्मूला क्या है, डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिफिशिएट बराबर एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। डिफिशिएट कितना है, 4300 डिफिशिएट है। एक्सपेंडिचर दिया नहीं है, और इनकम कितना है 16000।
तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 16,000, 4,300 प्लस 16,000 क्या हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 003 6 4 10 का 0 हासिल 1 2,000 यानी 20,300 हो जाएगा। ठीक है ना, 20,300 वेब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 20,300। ऑप्शन नंबर सी, इसको सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, आई वेब खाता का शेष डैश दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो वेब पर आई की अधिकता या उसका विलोमता यानी उल्टा दर्शाता है। ठीक है ना, या तो कमी को दिखाता है या अधिक को दिखाता है। ठीक है, आई वेब खाता का शेष डैश दर्शाता है, क्या हो जाएगा, वेब पर आई की अधिकता या वेब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और आई कम होगा, या इसका उल्टा होगा जो आई ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेब वेब पर आय की अधिकता। ठीक है ना, यानी इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर जो है कम होगा, और या उसका उल्टा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। मृत व्यक्ति की वसीयत से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मृत व्यक्ति की यहाँ पे जो है होता, मृत व्यक्ति से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेगेसी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको हम वसीयत कहते हैं, यहाँ से टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या कहते हैं, वसीयत, वसीयत। मृत व्यक्ति से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है, वसीयत, लेगेसी कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता समानतः दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्राप्त आता है डेबिट शेष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो। देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता में समानतः डेबिट शेष, यानी आप गौर कीजिएगा जो प्राप्त रिसीट साइड हमेशा ज्यादा ही होता है। ठीक है ना, रिसीट साइड जो है ज्यादा होता है, तो इसलिए हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता समानतः क्या दर्शाता है, तो डेबिट बैलेंस। ठीक है ना, इसका डेबिट साइड हमेशा ज्यादा रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, आय तथा व्यय खाता दिखलाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स जनरली इंडिकेट्स, क्या दिखाता है, तो सरप्लस या डिफिशिएट, अधिक या कमी, कमी को हम घाटा भी कह सकते हैं, घाटा कहिए या कमी कहिए। तो आय व्यय खाता क्या दिखलाता है, अधिक या सरप्लस या डिफिशिएट को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विल बी शोन, क्या हो जाएगा, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान कहाँ पे दिखाई जाएगी, तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है ना, ए लायबिलिटी साइड इसको दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड, क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति, विशेष स्पेशल डोनेशन जो है, स्पेशल विशेष उद्देश्य के लिए कोई भी जो प्राप्ति होती है उसको हम पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो पूंजीगत प्राप्ति में आप कहिए जो दायित्व पक्ष कहिए या कैपिटल कैपिटल साइड कहिए, बात ही एक ही है। ठीक है ना, इसलिए लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, यानी कैपिटल साइड दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। इन नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी जब एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर साइड की राशि ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा तो क्या होगा भाई, डिफिशिएट होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, डिफिशिएट हो जाएगा। देखिए एक्सपेंडिचर साइड की राशि जब ज़्यादा होगी और इनकम कम होगा तो क्या हो जाएगा, डिफिशिएट। और इनकम ज़्यादा होगा और एक्सपेंडिचर जो है कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता है। और जबकि इसका उल्टा हो जाएगा, एक्सपेंस जो है ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा तो क्या होगा, डिफिशिएट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।